नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे दो आर्टिकल्स ना बेंगलोर के फ्लड से संबंधित हैं। अब यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाली है कि बेंगलोर में फ्लड क्यों आई। यूपीएससी ने पहले भी अर्बन फ्लड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कम से कम 3 बार। 2016 में तो एक ही समय में मतलब मेंस में 2 बार पूछ लिया था, पेपर 1 में भी और पेपर 3 में भी, तो आगे भी पूछ सकती हैं। तो जनरलाइज करके अर्बन फ्लड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना कि पर्टिकुलर सिटी की फ्लड के बारे में। दूसरा आर्टिकल मुस्लिम वुमेन राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले जर्नलिज्म का आप एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए। देखो ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये एक रैन बसेरे की तस्वीर है। रैन बसेरे मतलब जो होमलेस लोग होते हैं उनके लिए सरकार एक होल वगैरह बना देती है जहाँ पे वो लोग आके अपनी रात बिता सकते हैं। तो रैन बसेरे में ना उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिसमैन सोए हुए थे। तो इनकी पत्रकारिता देखिए आप किस प्रकार से ये पूरी सिचुएशन को बता रहे हैं। इंतजाम किए गए थे, वही कमिश्नर पुलिस के जिम्मेदार के तमाम जो लोग हैं, मतलब बहुत सारे पुलिसमैन हैं, कम से कम 20-30 होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबके सामने ये पत्रकार अपनी बात जिस प्रकार से रख रहे हैं कि रैन बसेरे पुलिस वालों के लिए नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं देखो सिस्टम की भी गलती है। पुलिस वाले अगर थके हुए हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है, तो उनके आराम करने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और ड्यूटी के दौरान अगर पुलिस वाले आराम कर रहे हैं तो फिर गलत ही है, पूरी गवर्नेंस ही खराब है। पुलिस वालों के ऊपर में सुरक्षा की जिम्मेदारी है और वो अपनी ड्यूटी आवर्स के दौरान सो रहे हैं तो गलत है। दोनों केसेस में पुलिस वाले अगर रैन बसेरे में सो रहे हैं तो वो गलत है। ड्यूटी खत्म हो चुकी है तो भी आराम के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ड्यूटी आवर के दौरान आराम कर रहे हैं वो भी गलत है। लेकिन सबके सामने गलत को गलत कहना इतने सारे पुलिस मैन के सामने देखो काफ़ी हिम्मत वाली चीज़ है। और थोड़ा सा एक्सट्रीम भी चले जाते हैं। एक ट्रैफिक वाले हैं, वो सोए हुए हैं तो उनकी चद्दर भी हटा रहे हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो गया। लेकिन वास्तव में जर्नलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है, करेजियस है। तो लिख सकते हो कि जब आपको मीडिया एथिक्स में लिखना हो तो कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी काफ़ी अच्छे से करते हैं, काफ़ी हिम्मत के साथ करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्बन फ्लड्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, बेंगलोर के कुछ इलाकों में ना भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो बेंगलोर तो सिर्फ एग्जाम्पल है, हर साल देश की कुछ सिटीज़ में फ्लड देखने को मिलती है, जो कि एग्जाम्पल है अर्बन फ्लड का। अर्बन फ्लड टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 3 बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है अर्बन फ्लड से संबंधित। आगे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। तो क्या कारण रहे बेंगलोर में फ्लड आने के, या फिर दूसरी सिटीज़ में जो फ्लड आ जाती है उसके क्या कारण रहते हैं? क्योंकि देखो पास्ट में मुंबई, चेन्नई, पटना, श्रीनगर अनेकों ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर फ्लड देखने को मिली हैं। रीजन्स की बात करें, देखो रीजन्स मल्टीपल हैं। सबसे पहले हैं मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स। मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब देखो जब किसी टाइम पीरियड में 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तब फिर अर्बन फ्लड की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे बेंगलोर का एग्जांपल लीजिए। बेंगलोर में पिछले दिनों एक दिन में ना 130 mm से ज़्यादा रेनफॉल हो गई एक ही दिन में, जबकि नॉर्मल एवरेज है 4.5 mm पर डे। मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में साल में इतनी बारिश होती है नॉर्मली, लेकिन हो गई 130 mm। मुंबई में जब 2005 में बाढ़ आई थी ना, तो उस पर्टिकुलर दिन 26 जुलाई 2005 को एक दिन में 950 mm रेनफॉल हुई थी। अब चूंकि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे पहला फैक्टर है मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, कि बारिश एकदम से ज़्यादा आ जाती है। दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब देखो बारिश से पानी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उतना पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा है, इनफिल्ट्रेट नहीं हो रहा है। इवन जो सीवरेज वगैरह हैं उनकी कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है, तो फिर पानी जाएगा कहाँ? बाढ़ में ही तो तब्दील होगा, फ्लड आएगी ही आएगी। और कितना पानी नीचे इनफिल्ट्रेट करेगा बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सोइल कैसी है, नीचे जो सोइल है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है, वेजिटेशन कवर कैसा है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पानी नीचे कितना ज़्यादा इनफिल्ट्रेट होगा। तो ये दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर। इस प्रकार से देखो स्ट्रक्चरल वे में आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, आंसर्स में वो ज़्यादा मार्क्स देगा। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आएगा?
देखो आज के समय में नेचुरल इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स का जो इंटरफेरेंस है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आपने देखा होगा शहर के अंदर कोई नदी या फिर नहर जा रही है तो उसके रिवर बेड पर एंक्रोचमेंट हो गया लैंड का, कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रिवर बेड पे जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो पानी का जो नेचुरल फ्लो है वो डिसरप्ट होगा। बहुत बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि नदी में सीवरेज का पानी आता है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट आता है, इस वजह से नदी में दूसरी वाटर बॉडी में सिल्टेज हो जाता है, मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है। तो इससे पानी को एकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है ना वाटर बॉडी की वो भी कम हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर ना बेंगलोर का एग्जाम्पल दिया जाता है। यहाँ पे एक रिवर है दक्षिणा पिनाकिनी। अब अथॉरिटीज के द्वारा ना और लोगों के द्वारा मान लिया गया जैसे अब ये रिवर पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। पिछले 30 सालों से ये मान के चला जा रहा था कि रिवर अब सूख चुकी है, लेकिन एकदम से बारिश हुई ना तो इस रिवर में पानी तो बल्कि ओवरफ्लो करने लगा। अब चूंकि अथॉरिटीज लोग मान चुके थे कि ये रिवर ड्राई हो चुकी है, रिवर बेड पर कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी बहुत ज्यादा, बट वो सारे नए कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज पानी में डूब गए जब रिवर में पानी ओवरफ्लो करने लगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग संबंधित इश्यूज। अर्बनाइजेशन हमारे देश में कई सिटीज में ना बहुत ज्यादा हैप-हैजार्ड वे में चल रहा है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा है। कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और शहरों में तो आपको पता है कंक्रीट का पूरा जंजाल बन जाता है, पानी नीचे आसानी से जाता नहीं है कंक्रीट को क्रॉस करके। बेंगलोर जैसी सिटीज ना मॉडरेट रेनफॉल हो उसको भी नहीं झेल पाती, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई 130 mm एक दिन में, उसको तो क्या ही झेल पाएंगी। क्योंकि देखो बेंगलोर में पानी की समस्या ना पहले भी थी, विभिन्न जो सरकारें हैं ना लोकल बॉडी हैं उन्होंने इनफ नहीं किया टाइमली कि हाँ फ्यूचर में इस प्रकार से अगर बारिश हो गई तो सिटी का क्या हाल होगा, पहले से प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से काजेज तो देखो हमने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए, अर्बन फ्लड आती क्यों है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो देखो शहरों में जब बाढ़ आती है ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिसरप्ट होती हैं, बहुत पैसों का नुकसान होता है। जैसे मुंबई में बाढ़ आई थी 2005 में, बीएससी और एनएससी के ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए थे, $100 मिलियन का नुकसान हो गया था सिर्फ इसी वजह से। बाकी न जाने कितनी और एक्टिविटीज डिसरप्ट हुई बाढ़ की वजह से। बेंगलोर में भी ऐसा ही हो रहा है। बेंगलोर तो हमारे देश की सिलिकॉन वैली है, इतने स्टार्टअप्स हैं वहां पे। वैसे पूरे बेंगलोर में बाढ़ नहीं आई, कुछ इलाकों में है, लेकिन जहां भी आई वहां की देखो एक्टिविटीज तो प्रभावित हुई ना। जब बाढ़ का पानी जाता है तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है, और बाढ़ के पानी में देखो बहुत गंदे हार्मफुल केमिकल्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि बाढ़ तो हर एरिया में आती है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आती है जहाँ पे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो सारे बाढ़ के पानी में मिल जाते हैं। तो फिर ह्यूमन बींग्स का, दूसरे एनिमल्स का एक्सपोजर जब होता है ना उस पानी से तो खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। अब सिटीज़ में बाढ़ आएंगी बार बार तो सिटीज़ फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं रहती, देश की ओवरऑल जो तस्वीर है ना इन्वेस्टमेंट के लिए वो ख़राब होती है। ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है क्या किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं वे फॉरवर्ड में। सबसे पहले वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन और प्लानिंग टेक्निक्स को अपनाने की आवश्यकता है। मतलब जब देखो कंस्ट्रक्शन होना वो प्लानिंग के हिसाब से हो कि अगर बाढ़ आ जाती है तो पानी कहाँ जाएगा, पानी के ड्रेनेज का प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए वाटर बॉडीज़ के आसपास जो भी एंक्रोचमेंट हुआ है ना उसे ख़त्म किया जाए, मतलब पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया जाए कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं रिवर बेड में या फिर दूसरी वाटर बॉडी के आसपास, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी फिलहाल जितने भी वेटलैंड्स या फिर वाटर बॉडीज़ हैं किसी सिटी में उसका कॉम्प्रीहेंसिव डेटाबेस तैयार किया जाए और उनको रिवाइव करने का प्लान स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अब चूंकि देखो शहरों में ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो सीवरेज है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेज़ी से एक्सपेंड नहीं होता, तो लोकल बॉडीज़ और सरकारें मिलके जो सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको भी एक्सपेंड करे इंक्रीज हुई पॉपुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी जनरल है, अलग अलग बॉडीज़ मिलके काम करें। और आजकल ना एक नया कंसेप्ट इमर्ज होकर आया है स्पंज सिटीज़। जैसे स्पंज का रसगुल्ला होता है ना सफ़ेद, आपने देखा होगा, खाया भी होगा। तो स्पंज सिटीज़ में ना क्या होता है, ज़्यादा पेड़ उगाए जाएं, ज़्यादा पार्क्स इस्टाब्लिश किया जाए, मतलब बगीचे इस्टाब्लिश किए जाएं, ज़्यादा ट्रीज उगाए जाएं, ताकि रेन वाटर आए ना वो एब्जॉर्ब हो सके, नीचे जा सके। और समर सीजन आने पे
वही पानी जो नीचे गया है एक्वीफाइड्स में स्टोर हुआ है, उसी पानी को यूज किया जा सकता है समर सीजन के दौरान। ये है स्पंज सिटीज का कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, वाटर को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे पेड़, ट्रीज, ग्रीन कवर, ये सब चीज़ें। तो इससे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है फ्लड के दौरान, और बाद में नीचे जो पानी स्टोर हुआ है एक्वीफायर्स में, उसी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है समर सीजन के दौरान, उस सीजन में क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। लास्ट में देखो ये कहा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 में। इसके अनुसार देखो हैवी रेनफॉल की जो फ्रिक्वेंसीज है ना अब बढ़ चुकी हैं, तो इससे पूरे भारत में फ्लड रिस्क इंक्रीज हो चुका है। तो आवश्यकता ये है अब हमको ना अडेप्ट करना है। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट तीनों को मिलकर काम करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अर्बन फ्लड्स से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मुस्लिम वुमेन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल में देखो ये बोला जाता है कि ना आज के समय में मुस्लिम वुमेन में एक नई तरह की इंपावरमेंट देखने को मिल रही है। काफी सारे एग्जाम्पल्स राइटर के द्वारा दिए जाते हैं अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए। कौन कौन से पॉइंट्स, जैसे देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी। उस पिटीशन में यह कहा गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक पे तो वर्डिक्ट आ चुका है, बोलते हैं ना तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक, उस पे वर्डिक्ट आ चुका है, लेकिन तलाक हसन इस पर अभी भी कोई कानून नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का या फिर दूसरी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। तलाक हसन में यह होता है हस्बैंड वाइफ को तलाक देते हैं और हर एक महीने में एक बार तलाक बोलते हैं, और लगातार 3 बार ऐसे बोलने से एक एक महीने के बाद, एक एक महीने के गैप के बाद तो फिर तलाक हो जाता है। तो ये है तलाक हसन। ये देखो ट्रिपल तलाक से अलग है। ट्रिपल तलाक तो सिंपली ये होता है ना, एक ही बार में आपने 3 बार बोल दिया तलाक 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 और मैरिज नलीफाई हो गई। लेकिन तलाक हसन में आप एक ही बार में नहीं बोलते तलाक तलाक तलाक। तलाक हसन में हस्बैंड 3 महीनों में एक एक बार तलाक बोलता है। एक महीने में बोल दिया तलाक, फिर अगले महीने, एक महीने के बाद में फिर से बोल दिया, फिर एक महीने के बाद फिर से बोल दिया, ऐसे 3 महीने तक बोलता रहता है, एक एक महीने में एक बार। तो इस तलाक हसन प्रैक्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया, ये इतना भी गलत नहीं है, इतना भी ये इम्प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखो फिर मुस्लिम वुमेन के पास भी ऑप्शन है ना खुला का। खुला के थ्रू मुस्लिम वुमेन भी अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हैं। उन्हें जो भी हस्बैंड से मिला है ना मेहर के तौर पर, वो सारा लुटाकर मुस्लिम वुमेन भी खुला ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हैं। और दोनों अगर म्यूचुअल कंसेंट से अलग होते हैं तो उसे कहा जाता है मुबारत। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, देखो इस केस में जो पिटीशन फाइल की गई थी ना वो मुस्लिम वुमेन के द्वारा की गई थी कि आपने ना तलाक हसन के बारे में कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है, ट्रिपल तलाक के बारे में दिया है। अब मेन पॉइंट ये है राइटर के अनुसार कि पहले क्या हुआ करता था कि ज़्यादातर केसेस में जो हस्बैंड हैं वो मुस्लिम वुमेन को, अपनी वाइफ्स को तलाक दे दिया करते थे, ट्रिपल तलाक खास करके। तो वाइफ्स भी यानी महिलाएं भी चुपचाप करके चली जाती थी हस्बैंड का घर छोड़ के। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम वुमेन है ना वो वेरियस कोर्ट्स को अप्रोच कर रही हैं, इंक्लूडिंग दारुल काजा और शरिया कोर्ट्स, अपनी मैरिटल ग्रेवेंसीज के लिए, यानी शादी संबंधित प्रॉब्लम्स का समाधान निकलवाने के लिए। राइटर इसके बाद ये बोलते हैं 2017 के ट्रिपल तलाक से संबंधित वर्डिक्ट के बाद ना दारुल काजा में, दारुल काजा मतलब ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडरेसल का एक मैकेनिज्म है, खास करके मुस्लिम्स के लिए इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें अब ज़्यादा महिलाएं जाने लगी हैं खुला के लिए कि हमें हस्बैंड से सेपरेट होना है, बजाय इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ज़्यादा केस नहीं आ रहे हैं इसमें दारुल काजा में, बल्कि खुला के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ज़्यादा महिलाएं सामने आ रही हैं कि अब हमें अपने हस्बैंड से अलग होना है। तो इसके लिए देखो अवेयरनेस आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन जाता है अवेयरनेस को। अब मुस्लिम वुमेन पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा अवेयर हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे देखो 1986 के आसपास ना जब शाह बानो केस में वर्डिक्ट आया था, काइंड ऑफ वैसे तो वो मुस्लिम वुमेन के अगेंस्ट था, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम वुमेन ने ना अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाई।
लेकिन अब देखिए, अब जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उस एक्ट के विरोध में ना मुस्लिम मैन के अपेक्षाकृत मुस्लिम वुमेन ने ज़्यादा विरोध किया। अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए ना मुस्लिम वुमेन कुरान शरीफ में जो वर्सेस है ना उनको भी साइट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मुस्लिम वुमेन कुरान शरीफ के जो 30-31 वर्सेस है ना उनको साइट करके कहती हैं, जैसे देखो मुस्लिम वुमेन को पर्दा करने के लिए कहा गया है, मुस्लिम मैन के लिए भी एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड दिया गया है, तो मुस्लिम मैन को भी उस ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए। ये सिर्फ वुमेन के लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में मुस्लिम वुमेन में एक नई क्रांति का एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स देते हैं राइटर, जैसे अब बहुत सी मुस्लिम वुमेन मस्जिद में प्रे करने के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रही हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, पिटीशन फाइल की गई थी हाजी अली दरगाह केस में कि वुमेन को भी दरगाह के सैंक्टम में जाने की इजाज़त होनी चाहिए। उसके बाद दरवाजे खुल गए एक प्रकार से, अलग अलग जगहों पर मस्जिद में सैंक्टम में प्रवेश करने के लिए महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, अपने अधिकारों को असर्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ें ना सिर्फ देखो वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से देखें अच्छी हैं, बल्कि इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी ये चीज़ें जो हैं काफ़ी अच्छा संकेत देती हैं। लेकिन देखो कुछ ऑब्स्टेकल्स भी हैं। जैसे देखो अभी भी बहुत सारे मुस्लिम क्लरिक्स ऐसे हैं जिनका मानना है खुला के लिए मैन की कंसेंट होना ज़रूरी है। खुला मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसके अगर मुस्लिम वुमेन अपने हस्बैंड से अलग होना चाहती है ना, तो वो खुला के तहत अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हैं। तलाक जो वर्ड है वो मैन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तलाक हसन या फिर ट्रिपल तलाक। और खुला वर्ड जब महिलाएं तलाक लेना चाहती हैं अपने विल से तब इस्तेमाल किया जाता है। म्यूचुअल कंसेंट हो तो वर्ड यूज़ किया जाता है मुबारक। तो अभी भी बहुत सारे मुस्लिम क्लरिक्स ऐसे हैं जो कहते हैं महिलाएं अपनी मर्जी से खुला का इस्तेमाल नहीं कर सकती, मैन की कंसेंट होना जरूरी है। निकाह हलाला से संबंधित जो केस हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं पिछले 3 सालों से, इस पर अभी कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। निकाह हलाला में क्या होता है, अगर देखो कोई मुस्लिम मैन अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे देता है, लेकिन बाद में फिर से उसी वाइफ के साथ रीमैरिज करना चाहता है, यानी फिर से शादी करना चाहता है, तो वो शादी देखो लॉफुल तब होगी जब वो वुमेन किसी और से शादी करेगी, कम से कम 1 दिन के लिए उसके साथ सोएगी और उस दूसरे मैन को तलाक दे देगी, तब जाके वो अपने पहले वाले हस्बैंड से शादी कर सकती है। तो ये है निकाह हलाला। तो ये जो चीज़ें हैं ना अभी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, इनको भी जल्द से जल्द एड्रेस करने की आवश्यकता है। अगर देखो रिफॉर्म कम्युनिटी के अंदर से आता है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ, जब देखो किसी कम्युनिटी में रिफॉर्म बाहर से आता है ना, तो फिर ऐसी चीज़ें होने लगती हैं कि हमारे कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। समझ रहे हो, जैसे ये जो लोग थे ना, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, ये बहुत सही लोग थे। क्योंकि ना जैसे राजा राम मोहन राय थे, पढ़ते हो ना आप हिस्ट्री में, वो 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ वो बाहर से लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे हिंदू धर्म के ऊपर अटैक हुआ तो वो जवाब देते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने प्रयास किया कि हिंदू धर्म के अंदर भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें एड्रेस करना जरूरी है। तो काफ़ी विजनरी लोग थे, बाहर से अपने धर्म को, अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अंदर से धर्म में रिफॉर्म आए उसका भी प्रयास कर रहे थे। यही चीज़ सर सैयद अहमद खान के साथ में थी। तो जब कम्युनिटी के अंदर से रिफॉर्म आता है ना, वो सबसे बेस्ट है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से रिफॉर्म आएगा तो वो सबसे बेस्ट है। बाहर से आएगा तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी, अगर हमारे देश का एग्जाम्पल लें तो बहुत से ऐसे फिर आर्गूमेंट्स दिए जाने लगे हैं कि माइनॉरिटी राइट्स को दबाया जा रहा है। समझ रहे हो, तो फिर वो माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई हो जाती है। तो अगर अंदर से ही रिफॉर्म आते हैं तो सबसे बेस्ट है, ये बोला जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। दूसरा, हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।